हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस नंबर 6 है और अभी हम सीडीपी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। डेली प्रैक्टिस चलती है और यहाँ पर हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो लिए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? रटना और विचारावेश, स्कीमा सक्रियता, संकल्पना, मानचित्र। तो कौन सा ऐसा क्रियाकलाप है जो उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? तो विचारावेश ये करता है। स्कीमा की जो सक्रियता होती है, मतलब जो स्कीमा बने रहते हैं माइंड में, वो भी पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हैं। और संकल्पना, मानचित्र, यानी कि जो भी हमारे माइंड में संकल्पना बनी होती है किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो भी पूर्व ज्ञान में उपयोग किए जाते हैं। बल्कि जो रटना है ये पूर्व ज्ञान में उपयोग नहीं होता है, क्योंकि किसी बच्चे ने कोई चीज़ रट ली है तो वो पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई नहीं होती। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। विकास एक दिशाई, एक आयामी होता है, परिवर्तनीय होता है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है। तो पूरी तरीके से आनुवंशिकता से नहीं होता, उसमें पर्यावरण भी सम्मिलित रहता है। और सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति के विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। तो ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों में वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो ये सही नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड वाला, यानी कि विकास परिवर्तनीय है। तो ऑप्शन सेकेंड ही यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की ये विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो कोई बच्चा यदि मूर्त वस्तुओं के साथ समस्याओं का समाधान करता है, इसका मतलब वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा? सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना, योग्यता आधारित अटल समूह बनाना। तो हमने ये कई बार बताया है कि कभी भी हमें बच्चों को योग्यता के आधार पर बांटना नहीं है, मतलब योग्यता के आधार पर उनके समूह नहीं बनाने हैं। तो ये बात गलत है। कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना, तो ऐसा भी नहीं करना है, हमें सभी बच्चों पर ध्यान देना है। विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करना, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि बच्चों की अपनी अपनी रुचियाँ होती हैं। तो जिसमें बच्चा रुचि रखता है उस फील्ड में हमें उनकी हेल्प करनी है। तो ये भी सही नहीं है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन है पहला वाला, सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना, यानी कि हमें सभी बच्चों को अवसर देना है। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी चीज़ के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? तो जब भी यदि आप नूतन तथा असाधारण रूप से सोचते हैं, नूतन से मतलब होता है कि नवीन चीज़ें सोचना, या असाधारण रूप से सोचना मतलब साधारण तरीके से तो सभी सोच लेते हैं। आप यदि असाधारण तरीके से सोच रहे हैं या फिर समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढते हैं, तो ऐसी जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारी सृजनात्मकता। यानी कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तभी आप नए नए तरीके उसके ढूंढ रहे हैं, या फिर किसी भी समस्या के अनोखे समाधान ढूंढ रहे हैं और असाधारण तरीके से सोच रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तकनीकी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कौन सी ऐसी अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया है जो अधिगम की प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी, यानी कि यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया है। तो जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर, तो यदि आप कई सारे तरीके अपनाते हैं तो ये अधिगम की जो प्रभावशीलता है उसको बढ़ाएगी, क्योंकि विविध तरीके अपनाने से क्या होगा कि किसी न किसी तरीके से बच्चा समझ ही जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है, बट हमसे नहीं वाला पूछा गया है।
मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देना, तो ये भी सही है कि बच्चों को आप कई तरीके से कई तरीके उपलब्ध करवा दें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, तो ये भी सही है। अधिगम के आकलन हेतु विभिन्न तरीके अपनाकर, तो ये भी सही है। एंड बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके, नामीकरण करने से मतलब होता है कि आप बच्चों को नामीकरण कर दें कि वह मंदबुद्धि बच्चा है, तीव्र बुद्धि बच्चा है, या फिर ये बच्चा अच्छा नहीं है, बुरा है बच्चा। तो इस तरीके से बच्चों को नामीकरण नहीं करना है, इससे बच्चों के अंदर हीन भावना आती है। यदि आप किसी बच्चे को मंदबुद्धि कहते हैं तो उसके अंदर थोड़ा उसको बुरा लगता है, तो इस तरीके से किसी भी बच्चे को नामीकरण नहीं करना है। तो जो ऑप्शन हमारा 4th नंबर है वही सही हो जाएगा, जो कि अधिगम का प्रभावशाली तरीका नहीं है, मतलब बच्चों को हमें नामीकरण नहीं करना। एंड अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत क्या आता है? केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों ही आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अवस्था लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान करना, तो पारंपरिक में ये नहीं आती। सार्वभौमिक नैतिकता, ये भी नहीं आती, ये लास्ट स्टेज होता है, जबकि जो पारंपरिक है ये हमारी दूसरी वाली अवस्था होती है। एंड अनुबंधन नैतिकता और अधिकार व कानून, तो जो पारंपरिक अवस्था होती है उसमें यही वाली आती है। यानी कि पारंपरिक में 2 चरण होते हैं, एक अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की वाली, और एक सामाजिक अनुबंधन वाली होती है। तो जो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला है यही सही हो जाएगा। और जो सामाजिक सरोकार और आत्मबोध है ये भी हमारी लास्ट में ही आती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है तीसरा वाला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी वह बुद्धि है जो आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? तो यहाँ पर बात ये चल रही है कि जो हावर्ड गार्डनर है, क्योंकि हावर्ड गार्डनर ने कई सारी बुद्धि बताई हैं, और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि वह कौन सी बुद्धि है जो आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग अपने आचरण को दिशा देने के योग्यता से संबंधित है। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने बारे में समझता है, अपने ही आंतरिक भावनाओं को पहचानता है, तो वो हमारी होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकेंड वाला सब सही होगा। जबकि जो अंतर्वैयक्तिक होता है तो ये होता है दूसरों को समझना, दूसरों के बारे में समझना, दूसरों की भावनाओं को समझना। लेकिन जब अपने बारे में बात करी जाए कि अपने आप को समझना, अपने विचारों को समझना, तो यहाँ पर होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं नहीं करना है, बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण या मानकीकृत परीक्षण ये भी नहीं करना है, और केवल प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी यानी कि रटंत पर, तो ये भी नहीं करना है। यानी कि बच्चों का यदि हमें आकलन करना है तो जो कुछ भी उन्हें सिखाया जा रहा है उसका हमें नियमित प्रलेखीकरण करना है। नियमित से मतलब होता है कंटिन्यूस, सतत करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड नंबर ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? यानी कि कोई बच्चा है वो कम देख पाता है, तो ऐसे में हमें कौन सी अधिगम सामग्री उसके लिए उपयुक्त रहेगी? बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें सही है, क्योंकि यदि वह कम देख पाता है तो उसको हमें बड़े प्रिंट में छपी हुई पुस्तक यदि उपलब्ध करवाते हैं तो उसके लिए ठीक रहेगा। त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, तो ये भी सही है। जो त्रिआयामी मानचित्र होते हैं या चार्ट होते हैं तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो बच्चे कम देख पाते हैं। और छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक नहीं करना है, क्योंकि बच्चा कम देख पा रहा है, तो ऐसे में हमें जो भी छोटे छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक हों वो उसके लिए सही नहीं रहेंगे। सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक परिवर्तित करते हो, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाना जो कि मूल पाठ को, यानी कि जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको वह वाक में परिवर्तित कर सकते हो। यानी कि बच्चा जब भी मूल पाठ को समझना चाहे तो उसको वह वाक में परिवर्तित करके उसको सुन ले और वह समझ सके, तो ये भी सही है। यानी कि हमारा सही है ए, बी और डी। ए, बी और डी सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा वाला, ए, बी, डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है?
अटक जाने से मतलब है यहाँ पर कि कोई समस्या है तो उसके संदर्भ में कोई जो समस्या है उसको एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर भी उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्या कहलाता है? प्रकार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, अनुरूप चिंतन या फिर साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है अनुक्रिया समुच्चय, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? अवधान, प्रत्यास्मरण, रटना, अधिसंज्ञान। तो बात यहाँ पर क्या चल रही है कि कोई विद्यार्थी है, उसकी योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जांचना, अपने आप को मूल्यांकन करना और जो कुछ भी सीखा है अपने अधिगम में परिवर्तन करना, ये सारी चीज़ें संज्ञान से जुड़ी होती हैं। तो ये हमारा कहलाता है अधिसंज्ञान, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमने भी लगभग हर प्रैक्टिस सेट में लिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा ये सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? कहने से मतलब ये है कि अनीता रश्मि एक ही क्लास में पढ़ती हैं और अनीता ने रश्मि का पेन ले लिया है, तो इस वजह से जो रश्मि है उसने भी अनीता का भोजन खा लिया है। और एक जो दूसरी लड़की है, मतलब तीसरी, वो पूजा, वो ये सब देख रही थी। इसके अलावा भी उसने जो टीचर है वहाँ के उसको सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने ही अपना अपना बदला ले लिया था। तो इस अवस्था में मतलब ये क्रियाएं जब बच्चे करते हैं तो ये लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार जो पूजा है वो नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, उन्मुखी। तो यहाँ पर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की जैसी कोई बात नहीं चल रही है। एंड सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण ये भी नहीं है। दंड और आज्ञा पालन भी नहीं है यहाँ पर, बल्कि यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण, मतलब यांत्रिक उद्देश्य यानी कि दोनों ने अपना अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। उसने उसका पेन ले लिया तो उसने उसका भोजन खा लिया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 नंबर सही हो जाएगा। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है हावर्ड गार्डनर के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है कि आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को भययुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, या फिर बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर एवं समस्यात्मक रूपों में चिन्हित करना, या अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, या कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आकलन का उद्देश्य ये होता है कि जो कुछ भी बच्चों को अधिगम करवाया गया है उस पर हमें विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देनी है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा। और उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निःशक्तता वाले बच्चों की सहायता के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? तो अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे। एक तो बच्चे में अधिगम निःशक्तता है और ऐसे में आप अधिक से अधिक उसको लेखन कार्य वाले परीक्षण दे रहे हैं। वैसे भी हमें बच्चों के लिए ये नहीं करना है कि अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएं, और फिर यहाँ तो निःशक्तता वाला बच्चा है तो ऐसा काम बिल्कुल ही नहीं करना है। इसके अलावा प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे, तो ये काम भी नहीं करना है क्योंकि बच्चा जो है उसमें अधिगम निःशक्तता है, हो सकता है उसे लिखने में ही प्रॉब्लम हो, और ऐसे में हम लिखावट को ही एक मानदंड के रूप में मान लेंगे, तो ये काम भी नहीं करना है। बल्कि जो अगला ऑप्शन है कि प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे या फिर लेखन कार्य का समय घटा देंगे। तो हमें समय भी नहीं घटाना है। समय इस वजह से नहीं घटाना है क्योंकि जो निःशक्तता वाले बच्चे होते हैं उनको हमें थोड़ा सा अतिरिक्त समय दे देना होता है, इस वजह से ये काम भी हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर उनके लिए हम ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि जो भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम ज़्यादा उनकी वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। ठीक है, उन्होंने जो भी किया है थोड़ा बहुत सही है उनके लिए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है और वह इस कार्य से प्रेम करती है और ये उसे संतुष्टि देता है, तो ये क्या दर्शाता है? तो बात ये चल रही है कि जो मीरा है वो गिटार का अभ्यास करती है विद्यालय के बाद, मतलब पढ़ने के बाद, और
उससे मतलब गिटार से उसको काफ़ी लगाव है और उसे इससे संतुष्टि मिलती है। तो किसी चीज़ से संतुष्टि मिलती है इसका मतलब है कि वह गिटार बजाने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित है, यानी कि उसे किसी भी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, वह खुद ही बजाती है और वह इस कार्य से प्रेम करती है और उसे इससे संतुष्टि भी मिलती है, यानी कि वह अपनी संतुष्टि के लिए ये कार्य कर रही है, इसका मतलब कि वह आंतरिक रूप से प्रेरित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा है सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। और उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है, इससे बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होगी नहीं, बच्चों में सीखने के प्रति वरीयत व अरुचि को बढ़ावा मिलेगा। तो ये भी नहीं, मतलब अरुचि नहीं बढ़ेगी बल्कि यदि हम कार्टून और कहानियाँ का उपयोग करते हैं तो उससे बच्चों में रुचियाँ बढ़ती हैं, ना कि अरुचियाँ। और विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने में भटक जाएगा, तो भटकेगा भी नहीं। विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ नंबर ही यहाँ पर सही हो जाएगा कि यदि आप उनमें कार्टून और कहानियों का उपयोग करते हैं तो वह बच्चों के लिए काफ़ी रोचक होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। तो जो बालक का विकास होता है वो बटा होता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक में। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा तीसरा सही हो जाएगा और ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, दंड और आज्ञा पालन, यंत्र प्रयोजन अभिविन्यास और सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4th नंबर ही सही हो जाएगा, क्योंकि बात यहाँ पर अच्छा लड़की या अच्छी लड़की की चल नहीं रही है और दंड एवं आज्ञा पालन वाली भी बात नहीं चल रही है। साथ ही यंत्र प्रयोजन, जो कि अभी हमने बताया था कि किसी ने मतलब अभी हमने जो पीछे एक क्वेश्चन लिया था कि उसने उसका पेन ले लिया था तो बदले में उसने उसका भोजन खा लिया। तो जब इस तरीके की क्रिया होती हैं तो ऐसी भी कोई क्रिया यहाँ पर नहीं हो रही है, बल्कि जो ऑप्शन हमारा 4 नंबर है कि सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। तो ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर को बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। शारीरिक गति, बोधक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, गणितीय, तार्किक गणितीय या फिर गणन बुद्धि या फिर अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता से संबंधित है। मतलब कि दृष्टिगत जगत से मतलब यानी कि उसने जो कुछ भी देखा है तो उसको वह उसी तरीके से अनुभव करता है, उसी तरीके से अनुभव करने की उसके अंदर योग्यता है, या फिर कहीं पर वह प्रदर्शित करता है तो वह उसी तरीके से करता है जैसा उसने देखा है। तो ये जो बुद्धि होती है ये हमारी होती है स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत। राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समाज का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम क्या कहलाता है, मतलब कैसा है, बाल केंद्रित है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो है नहीं, क्योंकि जो शिक्षिका है उसने कहा है कि वह अपने उत्तर के लिए अधिक से अधिक जितने संभव हो सके उतने प्रश्न बना ले। तो जब वह अधिक से अधिक या जितने संभव हो प्रश्न बनाएंगे तो वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो नहीं होंगे या फिर उपदेशात्मक भी नहीं है। इसके अलावा कंठस्थीकरण पर भी आधारित नहीं है, क्योंकि कंठस्थीकरण से मतलब होता है कि जो उन्हें याद है वही लिखें। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं चल रही है, बल्कि बात चल रही है कि वो जितना कर सकते हैं, जितने भी प्रश्न बना सकते हैं। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी सही नहीं है, यानी कि ये हमारा जो अधिगम का उपागम है वो है बाल केंद्रित। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है। तो पठन वैकल्य से मतलब होता है कि उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि पढ़ने व लिखने में। इसके अलावा गतिशीलता में नहीं आएगी, चित्र बनाने और सुनने। तो ऑप्शन पठन वैकल्य से संबंधित है, तो ऑप्शन हमारा पहला वाला कि पढ़ने और लिखने में उन्हें समस्या आ सकती है।
इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित रखने के बजाय अधिगम और शिक्षा तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, रटंत पर नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं करना है। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए या फिर परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बच्चों को परीक्षाओं के लिए हमें सिखाना है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही है कि खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? प्रतियोगिताओं के लिए प्रोत्साहित नहीं करना होता है, ये हम कई बार बता चुके हैं। साथ ही बच्चों में तुलना भी नहीं करनी है, बच्चों में डर और चिंता ये भी नहीं करना है, पुरस्कार भी नहीं देने हैं। यानी कि बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करने चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक बालिका कूदना सीखने से पहले वह चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित हैं या फिर विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है? विकास की प्रगति सततगामी नहीं होती और परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो कहने से मतलब है कि एक बालिका है, वह कूदना सीखने से पहले चलना सीखती है और उछलना सीखती है, तो ये विकास का सिद्धांत किस चीज़ को दर्शाता है? तो कोई भी व्यक्ति हो, वह एकदम से चलना भी नहीं सीखता, उससे पहले जो छोटा बच्चा होता है बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल सीखता है चलना, उसके बाद फिर खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है, और फिर जब चलना सीखता है उसके बाद दौड़ना सीखता है, कूदना सीखता है। ये सारी चीज़ें, मतलब इसका मतलब ये है कि जो विकास होता है वो पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी, वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो ऐसा ही क्वेश्चन पीछे लिया था, यानी कि इस तरीके की जब बात होती है तो वो चरण होता है हमारा यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। और अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी समस्या के समाधान तक पहुँचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? अनुरूपता, निगमन परीक्षण, स्मृति सहायक विधियाँ या फिर साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो किसी भी समस्या समाधान के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती यदि समस्याएं हैं तो समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? यानी कि उनमें अनुरूपता है। यदि मिलती जुलती समस्या है तो उसका मतलब अनुरूपता होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।